हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं नादिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉपर से मिलने की कड़ी में आज अमन सिंह जी हमारे साथ में हैं। 2022 में जो पीएससी का रिज़ल्ट आया है, इसमें इनको डीईओ की पोस्ट मिली है और हम इनसे जानेंगे इनका सफ़र कैसा रहा, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की और आज स्टूडेंट्स के लिए इनका क्या स्पेशल मैसेज है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में हमारे। थैंक यू सो मच मैम। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप इतनी अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। अमन जी अपने सेकेंड ही अटैम्प्ट में इतनी अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, तो आपकी जर्नी क्वाइट थोड़ी डिफरेंट रही होगी, क्योंकि इतनी जल्दी अक्सर देखा नहीं जाता कि पीएससी में निकल जाए, क्योंकि लंबा टाइम होता है, तैयारियां अलग होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके स्कूलिंग से। कैसा रहा आपका स्कूल टाइम की लाइफ, कैसी थी, फिर कॉलेज में कैसा रहा आपका जीवन? स्कूलिंग मेरी इनिशियल स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर बगीचा से थी। पापा गवर्नमेंट में थे, तो जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहाँ जाना ओके। पड़ता था। फिर उसके बाद 6 से मैं बाहर हूँ, हॉस्टल में हूँ। 6 to 10th मैं डीपीएस बिलासपुर में था। ओके। और फिर 11th-12th मैंने डीपीएस रिसाली से कंप्लीट किया। ओके। और ग्रेजुएशन के लिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने ऑप्ट किया था। ओके। और देहरादून से किया था। ओके। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो भी देहरादून के काफ़ी अच्छे कॉलेज में थे, मतलब आप इंडिया के। तो वहाँ से सडनली सीजीपीएससी का सफ़र, मतलब सिविल सर्वेंट बनना क्यों चूज़ किया आपने? एक सबसे बड़ा, मैं जब सेकेंड थर्ड ईयर में था तो मैंने एस आर शंकरन के बारे में पढ़ा था। ओके। वो आईएएस ऑफिसर 1960s बैच के थे। ओके। उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग और बॉन्डेड लेबर पे बहुत बहुत अच्छा, वही एक आईएएस ऑफिसर का स्टैचू भी है आंध्र ओके। प्रदेश में। तो उनको पढ़ा फिर और देखा कि इस लाइन में क्या कर सकते हैं। प्लस घर में माहौल भी, एक इन्वायरमेंट था। जी, पापा फादर गवर्नमेंट क्योंकि में थे, मेरी गवर्नमेंट दीदी 2014 में 15th रैंक था। ओके। तो अकाउंट ऑफिसर में दीदी ने ऑप्ट किया था। तो वैसे तो एक इन्वायरमेंट मिला, सब सपोर्टिंग इन्वायरमेंट था। ओके। तो फिर उसी को तो ज्वाइन इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आपको घर से भी घर मिली से और भी फिर मिला। आप इसमें क्वाइटली फोकस्ड होते गए। यस। कॉलेज टाइम पे कैसी थी लाइफ वहाँ, क्योंकि देहरादून एक पहाड़ी एरिया है, लोग मोस्टली घूमने जाते घूमने हैं, तो वो जाते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग था मेरा। ओके। सेकेंड ईयर में मैंने वहाँ पे फॉर्मूला कार के एक टीम में मैं सेलेक्ट हुआ था। ओके। फिर उसमें हमने फॉर्मूला कार फैब्रिकेट किया था 1 साल का टाइम में। और कोयम्बटूर में उसको रिप्रेजेंट किया था। ओके। फॉर्मूला भारत इंटरनेशनल इवेंट ऐसे होता है, तो उसमें रिप्रेजेंट किया था। तो एक वर्क कल्चर वहाँ से डेवलप हुआ था। 9 to 4 अगर कॉलेज है, फिर 4:35 से आप एक प्रॉपर एक किसी टास्क में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट हुआ था आगे भी। ओके। तो मतलब आप कॉलेज टाइम पे भी काफ़ी ब्रिलियंट थे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने देखा और अचीव किया वहाँ तक। स्टिल वो एक अट्रैक्शन होता है कॉलेज के टाइम पे कि हाँ, हमने ये इतनी कम एज में अचीव किया। जैसे फॉर्मूला कार की आपने बात की, तब भी फिर आपका मन नहीं भटका कि नहीं एमएनसी में जाना चाहिए, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ एज ए मैकेनिकल इंजीनियर? नहीं, मेरा प्लेसमेंट भी था 2-3 कंपनीज़ में। ओके। तो मैंने ज्वाइन भी किया था मानेसर में जॉब। फिर कोविड के बाद मैंने उसको लेफ्ट आउट करके फिर गवर्नमेंट में ही मैंने इसमें तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ओके। तो जब आप सीजीपीएससी की प्रिपरेशन करने यहाँ आए होंगे, तो आपका जो पढ़ाई की लाइन थी वो एंटायरली डिफरेंट थी इंजीनियरिंग की, और यहाँ सीजीपीएससी की तैयारियों में सिलेबस बहुत अलग होता है, सब्जेक्ट अलग होते हैं, प्रिपरेशन अलग डिमांड करती है आपसे। तो स्टार्ट कैसे किया आपने? मैंने स्टार्ट मैम सेंट्रल एग्ज़ाम से किया था, यूपीएससी का। मैं यूपीएससी से? ओके। 2021 में अक्टूबर में अटैम्प्ट था उसका। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। ओके। वो दिया था, वो मेरा नहीं हो पाया था उस पर। फिर पापा ने उसमें बोला कि सीजीपीएससी भी आप दे सकते हो, ऑप्ट है। उस समय फॉर्म भी आते हैं, उसको भर के 2-3 महीने में, 2 महीने में मैंने वो अटैम्प्ट किया था। बट ओके। सी सेट रह गया था, क्योंकि हिंदी छत्तीसगढ़ी उस समय तक हाँ, बिल्कुल नहीं आती थी। बिल्कुल। कभी सिलेबस में होता ही नहीं है ये दोनों सब्जेक्ट ज़्यादा। जी मैम। ओके। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जुलाई के अराउंड में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था डीआईए। अभी भी मेरा बैच चल ही रहा है ये। ओके। दिसंबर तक चलेगा। बट नाइस। फिर साथ ही साथ में देने गया मैं। सेंट्रल का तैयारी था, तो बस स्टेट का ज़्यादा फोकस करना था। बाकी सर लोग से गाइड हुआ, ज्योग्राफी और ये सब, और सीजी पोर्शन दीप सर से काफ़ी हेल्प। ओके। ओके। तो यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी अलग हो जाता है और सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से सेम दिखते हैं, लेकिन दोनों की डेप्थ अलग होती है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को क्वेश्चन रहते हैं माइंड में कि सीजीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन पैरेलल हो सकती है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पे?
पैरेलल भी आप कर सकते हैं प्रिपरेशन, बट अगर आप एक पे फोकस नहीं होंगे तो आप कुछ नंबर से इसमें भी कभी हो सकता है आगे सेलेक्ट भी हुए तो मेंस में, या कभी आगे में अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो, क्योंकि दोनों का डिमांड अलग है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अलग बिल्कुल है। उसमें ऑप्शनल भी होते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल नहीं है सब्जेक्ट। और फिर इसलिए फिर मैंने 2021 में मेरा उसमें नहीं हुआ था, फिर स्टेट पीसीएस 2 महीने में दिया था, फिर उसमें भी सीसेट की वजह से मैं रह गया था। ओके। तो मेरे को लगा, मैं घर में बोले कि एक चीज़ पे अभी फोकस कर लो, एक साल बस स्टेट का अगर देना है तो पूरा फोकस होके नेक्स्ट जी। अटेम्प्ट दो। जी, तो जी। फिर मैं इसलिए बिलासपुर आ गया था अंबिकापुर से, ओके। और फिर यहाँ से पढ़ तो रहा था। वो चीज़ आपको बेनिफिट भी हुआ उसका सीजीपीएससी में फोकस करने का। जब प्री की प्रिपरेशन करते हैं हम तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन रहते हैं और अनसर्टेन होते हैं बहुत सारे कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया आपने? प्री में तो अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्स कहीं से भी जी, क्वेश्चन कैसे भी आ जाते बिल्कुल। हैं, तो इसमें मेनली फोकस था कि आप बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूट का पढ़ें या आप अलग से पढ़ें, तो उसमें आपका अगर बेसिक क्लियर है तो थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन होगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो कुछ ओके। सेक्शन को। तो प्री में बहुत बेनिफिट होता है कि क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा भी आपको पढ़ना होता है टू प्री द में। पॉइंट चाहिए, To the point फैक्चुअल चाहिए। डेटा चाहिए। जी मैम, उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा रहता जी। है, तो आपको जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, प्लस मैगजीन मैंने ऐसा फॉलो नहीं किया था, जो 6 मंथ्स में आते थे जो मार्केट में अर्जुना या इसके, तो मैं वो सब फॉलो करता था उस ओके, समय करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर के लिए। फिर 6-6 महीने करके फिर लास्ट में ईयरली जो आते हैं उस पर ओके। focus किया। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो ऑब्वियसली आपको हैबिट रही होगी डेली न्यूज़पेपर Current वगैरह affair, पढ़ने की, जी मैम। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। और फिर मेंस में क्योंकि आंसर राइटिंग होती है वो एकदम अलग है सेक्शन, और सीजीपीएससी में तो थोड़ा डिफरेंट ही हो जाता है यूपीएससी कंपैरिजन में। तो उसके प्रिपरेशन के लिए आपने कैसे फॉलो किया चीज़ों को? सबसे पहले तो प्री में भी मैंने पहले टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन किया था इस चीज़ के लिए, तो Okay. अगर जो कंसेप्ट वाइज जो टॉपिक वाइज थे वो अगर होते जा रहे हैं, प्रिपेयर है और एग्जाम आप देते जा रहे हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाते हैं आपके उस बिल्कुल समय। बिल्कुल। और फिर मेंस जब मेरा प्री क्लियर हो गया था उसके बाद मैंने यहाँ मेंस का टेस्ट सीरीज भी फिर ज्वाइन किया था कि Okay. बोर्ड्स अटेंड करना है और फिर पता चलता है कि कैसा लिखना है, जी, जी। एनालिसिस करते हैं आंसर में जी, कि कुछ बिल्कुल। लैक हो रहा है तो उस पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, डायग्राम बनाना है जैसे जो Okay. गाइड करते हैं, तो मेंस में काफ़ी बेनिफिट होता है उससे। ओके, तो एज ए टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के बाद जो आर्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे सीजी का आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री का टॉपिक है, अब फिलोसफी ऐड हुआ है, पेपर 7 है जो बहुत डिफरेंट है, तो इसके लिए सारे पेपर्स के लिए सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की आपने या अलग अलग पेपर को अलग अलग तरीके से पढ़ाई की और फिर उसके आंसर्स निकाले? नहीं, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे फिलोसफी था तो मैंने फिलोसफी है कुछ लेक्चर सर के देख लिए थे, उस समय क्लासेस में नहीं था, मैं जब ज्वाइन किया था फिलोसफी नहीं हुई थी। ओके। तो फिलोसफी और सोशोलॉजी मेरे को करना था पहले मेंस के लिए, तो मैंने कुछ लेक्चर्स सर के कर लिए थे और फिर कुछ नोट्स करके तो फिलोसफी का तैयारी कर लिया था, क्योंकि मेंस का अगर आप पहले कर लें अक्टूबर से पहले तो एक 2-3 महीने आपको प्री में चाहिए अगर आप बिल्कुल। पूरा फैक्चुअल, क्योंकि बहुत फैक्ट आते हैं सर्वे और इसके भी डेटा होते हैं, जी जी। तो उस चीज़ का काफ़ी ये होता है। बाकी वेलफेयर एक्ट्स और ये सब थे तो उसमें मैंने इसका बुक फॉलो किया था जो सर का डीआईए का ही बुक था, ओके। उसमें टू द पॉइंट वैसा, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले इवेंट में भी ना उसमें बहुत फ़ायदा हुआ जी था उससे। बिल्कुल, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं इन पेपर्स में। जी, मैम। से ऐसे के पेपर के लिए क्या है स्ट्रैटेजी, क्योंकि यूपीएससी का ऐसे का बहुत वर्सेटाइल होता है, डाइवर्स होता है बहुत ज़्यादा टॉपिक, सीजीपीएससी में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ questions लेते रहते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की फिर? मैंने फॉर्मेट देखा था, उसमें भी मैंने सर का 1-2 लेक्चर तो देखा था स्टार्टिंग के कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ऐसे का पूरा जी। भी कंप्लीट कर पाऊँ, तो किस फॉर्मेट में होता है, कैसा लिखना है, क्या कब कंक्लूजन लिखना है, कंसेंस लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है, किस वे में लिखना है, आंसर को आप फ्रेम कर सकते हैं। ओके। तो उसके बाद जो भी टॉपिक है, अगर आपका G20 पे भी आया था, AI पे भी क्वेश्चन जो इस बार आए थे, तो अगर आपके पास डेटा अगर है आपके पास तो आप हर एक पॉइंट लिख सकते हैं, या गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव है वो भी लिख सकते हैं। तो Okay. मैंने उतना ऐसे पे प्रैक्टिस नहीं था मेरा, Okay. बट बस एक फॉर्मेट पे लेके फिर मैंने डेटा से उससे बनाया था। ओके ओके, स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की आपने इसके लिए। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, क्योंकि आपने एमएनसी के लिए इंटरव्यू दिए थे, कैंपस वगैरह पे दिए होंगे सिलेक्शन के लिए, तो वो इंटरव्यू और सीजीपीएससी का या गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? मैम वहाँ पे आपके ज़्यादा फोकस आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे रहता है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो जो मैंने किया था फॉर्मूला भारत, जी। तो अगर मेरा इंटरव्यू 40 मिनट्स का चलता था तो 30 मिनट्स तक मेरा ये प्रोजेक्ट पे लेते थे, क्योंकि Okay. फॉर्मूला कार का थोड़ा नया इवेंट बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट होता है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हो। यहाँ पे उस चीज़ का ज़्यादा
नहीं फोकस था, बट यहाँ पे था कि आप जो भी किए हो, वैसे इंटरव्यू में भी मेरे से मैकेनिकल से बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे, 2-3 क्वेश्चन किए गए थे, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, तो वो सब वो सब अगर मैं वहाँ कंसेप्ट क्लियर था तो मैं यहाँ ईजिली आंसर कर रहा था, मेरे को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा था कि मैं अपने बैकग्राउंड इसका तैयार करूँ इस कम टाइम में, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला था इस बार। जी बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर से अपार्ट जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो उनको मतलब वो डिज़र्व करते हैं कि हाँ ये पोस्ट मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ आपको फील हुआ कि नहीं अब मैं बहुत डिफरेंट हो गया हूँ इस जर्नी के बाद में? मैम काफ़ी डिफरेंट भी लगता है, फिर गवर्नमेंट में आप आ जाओ, प्लस एथिकल कंसर्न्स बहुत सारे इसमें वो भी होते हैं कि आप कैसे क्या कर रहे हो, जी। आप कैसे क्या फॉलो कर रहे हो, तो उस चीज़ का ज़्यादा ये रहता है। ओके। पढ़ाई के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ रही? स्कूल टाइम पे कैसे थे, मतलब स्पोर्ट्स में एक्टिव थे या जस्ट स्टूडियस ही स्टूडेंट थे आप एकदम? मैम फुटबॉल में क्रिकेट, बैडमिंटन ये था, तो मैंने हॉबी भी बैडमिंटन एंड क्रिकेट ये सब लिखे थे। ओके। तो उस पे जो कंपटीशन भी हुए थे स्कूल लेवल पे, कंपटीशन में मैंने दिया था, उसमें मैंने एक्सेल भी किया था। तो एक्टिविटीज़ अगर स्पोर्ट्स हैं तो एक एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है। आप जी अगर बिल्कुल। आप थोड़ा सा भी आप हेक्टिक हो रहा है तो आप थोड़ा स्पोर्ट्स के थ्रू आप एक फ्रेश फील कर सकते हो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट। और बैडमिंटन था तो यहाँ इस टाइम में भी अगर मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो ज़्यादा लोग नहीं चाहिए रहते हैं, क्रिकेट में 11 चाहिए रहते हैं। टीम यहाँ मैं बनानी अपने पड़ती है मदर यार। के साथ, फादर के साथ हाँ। कभी भी कुछ भी खेल सकते हैं इस टाइम। बिल्कुल, तो थोड़ा ये एक रिफ्रेशिंग अच्छा है होता कि एक कोई ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो आपको एकदम स्टडी की जो कंटिन्यूटी होती है, जी हैक्टिक हो मैम। जाता है, उससे थोड़ा जी अलग कर मैम, या कोई सके। नॉवल पढ़ता है, मैं नॉवल ज़्यादा नहीं पढ़ता, बट फिर ओके। भी जिसका जो हॉबी रहे उसको थोड़ा फॉलो करे, पैशन को फॉलो करे ओके तो ओके। जैसे आप अंबिकापुर से आके यहाँ पे आपने स्टडी की, तो हम देखते हैं कि बहुत बार स्टूडेंट होते हैं जो सोशल मीडिया या ग्रुप्स में कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं, उनकी लाइफ में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है जिनका, उनके पीछे किस चीज़ का डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है? मैम एज सच अभी सब ग्रेजुएट होते हैं तो इतने मैच्योर होते हैं कि उनको पता होता है अगर किसी भी चीज़ में अगर उनको डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, और अगर कुछ होना अगर डिस्ट्रैक्शन लग रहा है तो आप उस चीज़ से हट जाइए। ओके। अगर आपको नहीं लग रहा है आप किसी चीज़ को, अगर आप पेरेंट्स से भी अगर आप 2-2 3-3 4-4 घंटे घर में ही बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उस चीज़ से भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बिल्कुल। बट आप ऐसा नहीं होता, आप अपने इस पे क्योंकि अभी जैसे जो बच्चे बाहर से आके रहते हैं उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है और इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है आज की डेट में, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, उसमें सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, तो वहाँ से डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कॉमन है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? मैं अभी सिलेक्टिव, जब मैं 2-3 साल पहले 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो मैंने FB इंस्टा सब मैंने उस समय इंस्टॉल कर लिया था। ओके। तो क्योंकि काफ़ी आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको yes. टाइमिंग नहीं लगता है, आप बिल्कुल। 1 घंटे 2 घंटे जाते हैं, बस आप एडिक्ट हो जाते हैं वो सब चीज़ों के। तो मैंने टेलीग्राम रखा था, व्हाट्सएप रखा था, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे आते बिल्कुल। हैं। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहेंगे तो आप तो किसी से भी हो सकते हैं, ओके। व्हाट्सएप से भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है कि आप किसको कैसे हैंडल करते जी जी, हैं। मतलब अगर अच्छा यूज़ किया जाए गुड वे में तो अच्छी है ये चीज़ें। जी मैम, हर चीज़ का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ओके ओके। कोचिंग का कितना कंट्रीब्यूशन होता है सक्सेस होने में? मैम एक गाइडेंस मिल जाता है, जैसे मैं जब यहाँ आया था तो मेरे को फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो वो मैंने यहाँ कंप्लीट किया था, सोशो और फ़िलासफ़ी वाला पोर्शन प्लस एक्ट्स वाले पोर्शन मैंने यहाँ कंप्लीट किए थे, तो एक गाइडेंस मिल जाता है। साइंस के बहुत सारे पोर्शन थे तो बहुत प्लेंटी में रहता है, अगर एक आपको मटेरियल कुछ भी मिल जा रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो एक जगह पे आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, आप उस जगह पे उस चीज़ को फोकस करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं बार बार, क्योंकि ओके। बहुत मटेरियल लेने से भी फ़ायदा नहीं होता है। ओके, मतलब मल्टीपल बुक्स लेने की जगह अगर हम एक ही स्टडी मटेरियल को कंटिन्यू बार बार रिवाइज मैम। करें तो वो ज़्यादा जी बेटर मैम, है। चाहे आप कोचिंग का इंस्टीट्यूट का ले रहे हो या आप कहीं पहले से कुछ दूसरे, अगर आप स्टडी पे फोकस, मतलब पहले जिस, अगर मैं लक्ष्मीकांत पहले फॉलो कर रहा था तो मैं ओके। उसी चीज़ को फॉलो किया था, मैं अलग नहीं लिया था। बट ओके। मेंस में आपको इसमें पोर्शन ज़्यादा नहीं होता है, 25 नंबर 30 नंबर, जी। तो वो ऊपर से थोड़ा देखना होता है। सिलेबस देख के पढ़ना है कंटिन्यू। जी मैम। लास्ट में हम चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज दीजिए कि कैसे स्टडी करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में होंगे, जी। कहीं ना कहीं दिल टूटता है सबका, जी मैम। तो एक मैसेज उनके लिए। मैम हार्ड वर्क, कोई मेंस भी कर रहा है, प्री भी कर रहा है, सब अपना हार्ड वर्क अपना बेस्ट देते ही हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि सिंसियर होना, सीरियस होना काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर मैं सीरियस हूँ तो मैं
ऐसा नहीं है कि मैं सीजीपीएससी में आया हूँ, सीरियस हूँ, मैं हँसूँगा नहीं या Okay. घूमूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. अगर सिंसियर होना मीन्स आप अपना जो भी आपका टास्क है उसको आप कंप्लीट कर रहे हो। मैं एक दिन पहले रात में 5 मिनट में भी अगर मैं बना देता कि मेरे को इतने घंटे पढ़ने हैं, वो नहीं करता था। मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, 7 दिन का था, और फिर Okay. कल मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो अगर वो मेरा 3-4 घंटे में हो जा रहा है तो मैं दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ। बिल्कुल। और अगर वो नहीं हो रहा है या मैं कभी सडन प्लान हो जाता है, आप मना नहीं कर पाते, तो आपको उस चीज़ का कंपनसेशन आप रात में जग जाओ या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप कभी भी करो, तो उस चीज़ को आप अपना टास्क कंप्लीट करो, वरना वो लैग होते होते वो पाइल के अप लास्ट होते जाएगा और लास्ट फिर तक वो लैग हो जाता है। तो सिंसियर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। मतलब लाइफ को नॉर्मली लीड करना है। आप नॉर्मली लेके, ये भी एक पार्ट है बिल्कुल। लाइफ का, तो जी। उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ओके ओके, तभी बैलेंस रहेगा लाइफ में और ज़्यादा फोकस्ड होकर के हम जी, आगे प्रिपरेशन करके सक्सेस अचीव कर सकते जी हैं। मैम। अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, क्योंकि आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, मैम। तो ये तो आपको एक मिल गई गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी सी। इसके बाद मैं तो सोचा था मुझे खुद भी मिल जाएगा, तो फिर मैं सेंटर का, क्योंकि Okay. एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं रहता है कि आपको जी। क्या मिलेगा, बहुत डर हाँ। भी लगता है, तो मैं अभी कंटिन्यू करूँगा सेंटर का यूपीएससी के लिए। जी मैम। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है Thank you, कि आप यूपीएससी भी क्रैक करिए, और अगर सीजीपीएससी में ही आगे कुछ करना चाहते हैं तो वो मुकाम भी आपको जल्दी हासिल हो। तो ये थे अमन जी हमारे साथ में, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस दिए इन्होंने, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है, और अगर आपको लगता है कि 1 या 2 बार में सिलेक्शन नहीं होता तो ये मिथ है। आपको बार बार टॉपर्स बताते हैं कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं, बस मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।